आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अधिकार अंतरण क्या है और इसके प्रमुख तत्व या इसकी क्या प्रक्रिया है, और हम समझेंगे इसके लाभ और दोषों को। अधिकार अंतरण की आवश्यकता उस समय उत्पन्न होती है जब एक प्रबंधक के पास कार्यभार अधिक हो जाने के कारण वह अपने सभी कार्यों का निष्पादन स्वयं ना कर सके। ऐसी स्थिति में वह अपने कार्य का अधीनस्थों में विभाजन करता है, लेकिन मात्र कार्य का विभाजन कर देने से ही कार्य की सफलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए अधीनस्थों को कार्य के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार दिए जाने भी जरूरी हैं। अर्थात कार्य के इस प्रकार विभाजन और उसके निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार सौंपने को ही अधिकार अंतरण या भारार्पण या अधिकार सौंपना या अधिकारों का प्रत्यायोजन कहते हैं। तो यहाँ पर बात स्पष्ट है कि अधिकार अंतरण उस समय होता है जब कोई अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ कार्य सौंप देता है और इसके साथ साथ उसे अधिकार भी दे देता है। आइए अब हम समझते हैं अधिकार अंतरण की प्रक्रिया या अधिकार अंतरण के तत्व। तो सबसे पहला होता है इसका कार्यभार सौंपा जाना। अधिकार अंतरण प्रक्रिया का जो पहला कदम है वह है कार्यभार सौंपा जाना। कोई भी अधिकारी इतना सक्षम नहीं होता है कि वह अपना सारा कार्य स्वयं ही पूरा कर ले। अपने कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए अर्थात सफलतापूर्वक उस कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारी अपने संपूर्ण कार्य का विभाजन कर देता है। अधीनस्थों को कार्य सौंपते समय उनकी योग्यता एवं कुशलता का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम अधिकार अंतरण में आता है कि वह अपने कार्यभार को सौंपे। दूसरा आता है अधिकार प्रदान करना। अधिकार अंतरण प्रक्रिया का जो दूसरा कार्य है, जो दूसरा कदम है, वह है कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए अधिकार सौंपना। जब तक अधीनस्थों को अधिकार प्रदान ना किए जाएंगे तब तक कार्यभार सौंपना अर्थहीन होगा। अर्थात हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि कार्यभार को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार सौंपे जाने चाहिए। तो कार्यभार सौंपने के पश्चात अधीनस्थों को उन कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। इसका जो तीसरा कदम है वह है जवाबदेही या उत्तरदेयता निश्चित करना। अधिकार अंतरण प्रक्रिया का जो अंतिम कदम है वह अधीनस्थों को सही ढंग से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराना है। प्रत्येक अधीनस्थ केवल उस अधिकारी के समक्ष ही जवाबदेह होगा या जवाबदार होगा जिससे उन्हें कार्य करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक अधीनस्थ अपने उस अधिकारी के प्रति जवाबदार है जिससे उसे अधिकार प्राप्त हुए हैं। जवाबदेही से तात्पर्य यह है कि कार्य की सफलता या असफलता के लिए अधिकारी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर देने से। मतलब यदि कोई अधीनस्थ व्यक्ति किसी कार्य में लापरवाही करता है या विलंब करता है तो वह अधिकारी उससे अर्थात अधीनस्थ से इस बात का स्पष्टीकरण ले सकता है। तो ये हमने आज समझे अधिकार अंतरण की प्रक्रिया। आइए अब आगे हम समझते हैं अधिकार अंतरण से क्या लाभ हैं। अधिकार अंतरण का जो पहला लाभ है वह है प्रशासनिक कार्यभार में कमी। अधिकारों के अंतरण के द्वारा अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है, मतलब उनके काम का बोझ कम हो जाता है, जिससे वे अपना अधिक समय दैनिक कार्यों पर न लगाकर अधिक महत्वपूर्ण और रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। अंतरण का जो पहला लाभ है वह है प्रशासनिक भार में कमी। इसके बाद आता है शीघ्र एवं अच्छे निर्णय संभव। अधिकारों के अंतरण से जो निर्णय लिए जाते हैं वो केवल उच्च स्तर पर नहीं लिए जाते, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध के सभी स्तरों पर ये निर्णय लिए जा सकते हैं। ऐसा होने से निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं,
सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्रों की सीमाओं का चूंकि पूरा ज्ञान होता है, इसलिए वे अच्छे निर्णय लेने में सफल हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि अच्छे निर्णय लेना संभव होता है। इसके पश्चात तीसरा इसका जो लाभ है वह है अधीनस्थों का विकास। क्या होता है कि अधिकारों के अंतरण से या भारार्पण से अधीनस्थों के उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वे अपने ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करते हुए निर्णय लेते हैं। चूंकि इनको मालूम रहता है कि उन्हें कुछ उत्तरदायित्व दिए गए हैं, तो वे अपने ज्ञान और अनुभव से उस उत्तरदायित्व को पूरी तरह निभाने का प्रयास करते हैं। इससे अधीनस्थों को न केवल प्रशिक्षण ही मिलता है, बल्कि उनमें विश्वास भी पैदा होता है। तो यह अधीनस्थों के लिए बहुत बड़ा लाभ होता है। इसके बाद हम समझेंगे अधिकार अंतरण का जो चौथा लाभ है वह व्यवसाय के विस्तार में सुविधा। संस्था के अंदर निर्णय लेने में सक्षम कर्मचारियों के होते हुए व्यवसाय का विस्तार पूरे विश्वास के साथ किया जा सकता है। भारार्पण के कारण व्यवसाय में पहले से ही कर्मचारियों की एक ऐसी टीम रहती है जो कि उत्तरदायित्वों से नहीं घबराती। इसके पश्चात हम जानेंगे कि अधिकार अंतरण के क्या दोष हैं या उनकी क्या कठिनाइयां हैं। तो भारार्पण से एक और जहां लाभ है, वहीं भारार्पण से कुछ दोष भी हैं, जिनमें पहला दोष है अधिकार सौंपने वालों की ओर से और दूसरा दोष है अधिकार प्राप्त करने वालों की ओर से। तो हम पहले बात करते हैं अधिकार सौंपने वालों की ओर से। तो पहला जो दोष है इनकी तरफ से वह है अधिकार सौंपने की कला की कमी। अधिकारों के भारार्पण में सबसे पहली बाधा उच्च अधिकारियों में इस कला के ज्ञान का अभाव पाया जाता है। अनेक ऐसे अधिकारी होते हैं जिन्हें यह ज्ञात ही नहीं होता कि किस व्यक्ति को क्या कार्य सौंपना है और क्या अधिकार प्रदान करने हैं। ऐसी स्थिति में संतुलन स्थापित हो जाने से भारार्पण असफल हो जाता है। दूसरा है प्रशासन की इच्छा। अनेक अधिकारी अपने स्वभाव के कारण दूसरे व्यक्तियों को अपने अधिकार सौंपते हुए झिझकते हैं। वे चाहते हैं कि सभी निर्णय वे स्वयं ही लें और अन्य व्यक्ति केवल उनके निर्णयों को वास्तविकता में बदलने का ही काम करें। इससे क्या होता है, अधीनस्थ जो हैं हतोत्साहित हो जाते हैं और इसका प्रभाव उनकी कार्यकुशलता पर पड़ता है, अर्थात उनकी कार्यकुशलता कम हो जाती है। अब हम देखते हैं अधिकार प्राप्त करने वालों की ओर से क्या हानियां हैं इसकी। तो आत्मविश्वास की कमी। अनेक बार क्या होता है कि अधीनस्थों को यह विश्वास ही नहीं होता कि उन पर जो नई नई जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं वे उन्हें पूरा कर पाएंगे या नहीं। इस प्रकार अधीनस्थों में आत्मविश्वास की कमी आती है, जो कि अधिकार अंतरण या भारार्पण में बाधा उत्पन्न करती है। इसके पश्चात अधिकार प्राप्त करने वालों की ओर से जो दूसरा दोष है वह है आलोचना का भय। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी पहचान एक साफ सुथरे इंसान के रूप में हो। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कई बार अधीनस्थ यह सोचते हैं कि ना कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर लो, ना कोई गलती होगी और ना ही कोई आलोचना होगी। तो यह जो मानसिकता है, इस मानसिकता के कारण अधिकार अंतरण में एक बाधा उत्पन्न होती है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र अगले किसी नए वीडियो।